हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9th के अध्याय 3 अफवाह, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है। इस पैराग्राफ में हम देखेंगे अपवाह शब्द, अपवाह द्रोणी किसे कहेंगे और जल विभाजक किसे कहेंगे। देखिए, अपवाह शब्द किसी क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। क्या इसका मतलब होता है? यह किसी क्षेत्र के नदी तंत्र यानी कि एक मुख्य नदी तथा उससे आकर मिलने वाली अन्य सहायक नदियों की व्याख्या करता है। बाकी आप इसको भारत के भौगोलिक मानचित्र देख सकते हैं, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर छोटी छोटी जो धाराएं हैं किसी एक मुख्य नदी में आकर के मिलती हैं, और अंततः इसका निकास कहाँ हो जाता है? एक बड़े जलाशय जैसे झील, समुद्र, महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। देखिए, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र, वह क्षेत्र जिससे आकर उसमें नदी के जल मिलते हैं, उन्हीं को क्या करते हैं? अपवाह द्रोणी कहते हैं। और एक हमारा लास्ट में शब्द है कि जल विभाजक किसे कहेंगे। देखिए, कोई भी जल विभाजक का मतलब होता है कोई भी ऊंचा क्षेत्र, चाहे वह पर्वत हो सकता है, उच्च भूमि हो सकती है, और जो अपवाह द्रोणियों को क्या करती हैं? एक दूसरे से अलग करती हैं। उस उच्च भूमि को क्या कहेंगे? अपवाह जल विभाजक कहेंगे। देखिए क्या दिया है, कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत, उच्च भूमि, दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे क्या करती हैं? अलग करती हैं। इस प्रकार की उच्च भूमि को क्या कहेंगे? जल विभाजक। देखिए, इस प्रकार जल विभाजक को आप देखेंगे। जल विभाजक क्या है? एक उच्च भूमि है, यह दो अपवाह द्रोणियों को क्या कर रही है? विभाजित कर रही है। बाकी इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, क्या आप जानते हैं, डू यू नो, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। खोजिए आप, भारत का अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी किसकी है? बताइए, भारत में किसकी है? तो आप देखेंगे भारत का मानचित्र तो उसमें पाएंगे कि जो गंगा नदी है उसकी अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है। आगे देखिएगा। देखिए, भारत का अपवाह तंत्र मुख्यतः हम भौगोलिक आकृतियों के द्वारा दो आधारों पर विभाजित करते हैं। एक है हिमालय की नदियाँ, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। कौन कौन से हैं? एक है हिमालय की नदियाँ, दूसरा है प्रायद्वीपीय की नदियाँ। अब इन दो भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीप नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। उनमें भिन्नता क्या है कि जो हिमालयी नदियाँ हैं वह 12मासी होती हैं, और वर्ष भर क्या होता है? इसमें पानी रहता है, क्योंकि वर्षा के अतिरिक्त इसमें ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तर भाग से निकलती हैं। हिमालय के दो नदी जो हैं सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय की उत्तर श्रृंखला से निकलती हैं, जो कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काट करके गार्ज का निर्माण किया है। गार्ज का ये नदियाँ निर्माण की हैं, जैसे गिलगित गार्ज और यह सिंधु नदी ने किया है, और दिहांग महाखंड यह ब्रह्मपुत्र नदी ने किया है। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति स्थान से लेकर समुद्र तक एक लंबे रास्ते को तय करती हैं। ये अपने मार्ग में ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन क्रिया करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट तथा बालू का संवहन करती हैं। मध्य भाग में ये नदियाँ विसर्प करती हैं गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदान में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये पूर्ण विकसित डेल्टा का भी निर्माण करती हैं। देखिएगा, यह नदियाँ जो हिमालयी नदियाँ हैं इनकी 3 अवस्था होती है।
मुख्य पहली अवस्था ऊपरी भाग में नदी का जहाँ से स्रोत होता है, यहाँ से क्या करती हैं नदियाँ अवसाद तथा सिल्ट को काट करके बहा करके नीचे लाती हैं। और यह मध्य भाग में यह नदियाँ, इनका ढाल थोड़ा सा कम होता है और ये विसर्ग का निर्माण करने लगती हैं। और वहीं निचले भाग में क्या करती हैं ये नदियाँ, इनका ढाल पूर्ण रूप से कम हो जाता है तथा यह बाढ़कृत मैदान तथा गोखुर झील का निर्माण करती हैं। और अंततः यह समुद्र में विकसित डेल्टा क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। इनको 3 अवस्था, पहली अवस्था को क्या कहते हैं, युवा अवस्था इसको कहते हैं, और इसको प्रौढ़ावस्था कहते हैं मध्य अवस्था को, और तीसरा निचले भाग को क्या कहेंगे, वृद्धावस्था। आगे देखिएगा, अब प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में यहाँ बताया गया है कि ये क्या होती हैं नदियाँ, अधिकतर मौसमी हैं क्योंकि इनका प्रभाव वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी धाराओं में बहने लगती हैं। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम है तथा छिछली हैं। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्चभूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। क्या आप इस प्रकार की 2 बड़ी नदियों की पहचान कर सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल खाड़ी की तरफ बहती हैं। देखिए, इसमें यही बताया गया है कि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं यह मुख्य रूप से मौसम पर निर्भर करती हैं और कम जल होने के कारण यह छोटी छोटी धाराओं में बहने लगती हैं। और हिमालय नदी की तुलना में इनकी लंबाई कम होती है तथा यह छिछली होती हैं। इन नदियों का उद्गम मुख्य रूप से पश्चिमी घाट से होता है तथा यह बंगाल की खाड़ी तरफ बहती हैं। आप हमको 2 नदियों के नाम बताइए जो इसका उद्गम पश्चिमी घाट से होता है। आगे देखिएगा, हिमालय की नदियाँ हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से हिमालय की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम 3 नदियों का अध्ययन करते हैं। पहला कौन सा है, सिंधु नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियाँ हैं, हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। ये नदियाँ लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियों आकर के इसमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को क्या कहते हैं, नदी तंत्र कहा जाता है। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। आगे देखिएगा, सिंधु नदी तंत्र। देखिए, सिंधु नदी तंत्र, इसके बारे में हमने क्या अभी बताया पहले कि यह नदी हिमालय के उत्तर दिशा से निकलती है, मानसरोवर झील के पास से, जो कि तिब्बत में है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले से प्रवेश करती है। इस भाग में यह नदी बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ आकर के मिलती हैं, जैसे जास्कर है, नुब्रा है, श्योक है, हुंजा है, इस नदी में मिलती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र में से बाहर निकलती है। सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब में, शेष भाग पाकिस्तान में है। इसकी लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर लंबी है। हाँ, देखिए, इसको हम मैप से देखते हैं। यह हमारा क्या है, हिमालय पर्वत। मानसरोवर झील से यह नदी निकलती है और
लद्दाख में भारत में प्रवेश करती है तथा अटक के पास से पहाड़ी क्षेत्र से बाहर निकल करके कराची से पूर्व में आकर के अरब सागर में मिल जाती है। देखिए यहाँ की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? स्वेक, नुब्रा, हिंजा, और यहाँ गिलगित नदी गिलगित से पास में मिलती है। बाकी अन्य सहायक नदियाँ हैं जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सहायक नदियाँ इसकी हैं। बाकी इसके दाहिने साइड से काबुल नदी भी आकर के मिलती है। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। आगे दिया है डू यू नो में सिंधु जल समझौता संधि अनुच्छेद 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का कितना % यूज कर सकता है? केवल 20% उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा गंगा नदी तंत्र के बारे में। देखिए गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमालय से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास यह नदी पर्वतीय भाग को छोड़ करके मैदान में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर के गंगा में मिलती हैं। इनमें कुछ प्रमुख यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी आदि सहायक नदियाँ हैं। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में आकर के मिल जाती है। घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, अलकनंदा देवप्रयाग यह स्थान है। देवप्रयाग, यहीं पर अलकनंदा भागीरथी नदी अलकनंदा में आकर के मिलती है। ठीक, यही स्थान आपका देवप्रयाग में है। आगे देखिएगा क्या से निकलती है। इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी भागों के कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान करती हैं और कृषि योग्य बनाती हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदी चंबल, बेतवा, सोन, ये अर्धशुष्क क्षेत्र से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम है। इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है क्योंकि अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकल रही हैं। बाकी आप देखिएगा, ज्ञात कीजिए नदियाँ कैसे और कहाँ से गंगा में आकर के मिलती हैं। आप इसको चंबल और बेतवा, सोन के बारे में बताइएगा। ठीक, बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों से जल को ले करके गंगा नदी पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। अपना सहायक नदियों से जल लेते हुए यह नदी फरक्का तक पूर्व दिशा में बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। जो फरक्का स्थान है वो गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी 2 भागों में बढ़ जाती है, यानी कि यह वितरिकाओं में बढ़ जाती है। भागीरथी, हुगली जो इसकी एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी से आकर के मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। इसमें सुंदरबन डेल्टा के बारे में बताया गया। सुंदरबन डेल्टा यहाँ पर पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। इसका नाम किससे लिया गया है? यहाँ पर सुंदरी पादप, सुंदरी नाम के पौधे हैं, इसीलिए इसको सुंदरी डेल्टा के नाम से कहा गया। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरी वृक्ष पाए जाने होने के कारण पड़ा है तथा यहाँ पर
रॉयल बंगाल टाइगर मिलते हैं। पाए जाते हैं। इसके बारे में वही पेज रिपीट हो गया है। आगे देखिएगा, गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से भी अधिक है। अब गंगा की अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं चित्र में देख करके। अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों में जल विभाजक पर स्थित है। अम्बाला से सुंदरबन मैदान की लंबाई 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल गिरावट मुश्किल से 300 मीटर। दूसरे शब्दों में आप प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर की है। इसीलिए नदियों को अनेक बड़े विसर्ग पाए जाते हैं। यानी कि जो अम्बाला नगर से आप इसको सुंदरबन तक देखेंगे तो इसका जो ढाल है प्रत्येक 6 किलोमीटर जाने पर केवल 1 मीटर ही मिलता है। इस कारण यहाँ पर अनेक विसर्ग, जब ढाल कम रहेगा तो नदियाँ क्या करती हैं, विसर्ग करती हैं, मियांडर्स करती हैं, यानी कि नदियाँ बहुत ज़्यादा इस प्रकार से का घुमाव देखने को मिलता है। ठीक, आगे देखिएगा यहाँ चित्र में, ये देखिए सिंधु नदी तंत्र है और ये गंगा नदी तंत्र है। तो क्या बताया, यहाँ अम्बाला नगर जो है, यही अम्बाला नगर इन दोनों नदियों का जल विभाजक काम करता है। और यहाँ से इस स्थान पर देखिए सुंदरबन डेल्टा है। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देखते हैं। देखिए यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी, ये इसका भी उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से होता है। यह नदी तिब्बत के पूर्व दिशा में बहते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तथा असम से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। देखिएगा इसमें ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत के बाहर स्थित है। यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बैठती है। नामचा बरवा शिखर 7757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू आकार अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। जब ये दिबांग तथा लोहित कैनुला दूसरी सहायक नदियाँ आकर के मिलती हैं तो असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना था। क्या आप जानते हैं, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में शामको तथा बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आगे दिया गया है, तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ पर नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर जब बहती है तो यहाँ नदी में जल तथा सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है तथा असम में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। असम में अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम याद है आपको? देखिए उसका नाम है माजुली द्वीप, जो कि वर्तमान में उसको जिला घोषित कर दिया गया, इतना बड़ा है। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों पर से ऊपरी बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी सिल्ट एवं निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण यह नदी सतह पर बार बार अपनी धाराओं में मार्ग में परिवर्तन करती है। तो इस प्रकार से हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देख लिए हैं। यहाँ पर इस नदी में तो सिल्ट और गाद की मात्रा कम होती है, लेकिन जब यह असम में पहुँचती है तो यहाँ पर अधिक मात्रा होने के कारण बहुत ज़्यादा बाढ़ है और जान माल का हानि करती है। बाकी हम अगली वीडियो में प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को देखेंगे। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।